गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पर्सनल कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का अकाउंटेंसी में एक टॉपिक है, चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, उसी को पढ़ाऊंगा। बेसिकली इसका फॉर्मेट मैं आपको लिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने निवेदन किया था कि सर एक इसका बैलेंस शीट का, कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख के हम लोग को भेज दीजिए, ठीक है ना। तो कुछ थ्योरी वगैरह आप लोग लिख लीजिए कि कॉपी, पहले कॉपी खोलिए सभी स्टूडेंट्स, है ना। एग्जाम बहुत नज़दीक है आप लोगों का, तो लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए कॉपी खोलिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। वीडियो बहुत कम देख रहे हैं आप लोग, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी पढ़िए आप लोग। थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, इसके चलते बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को। लिखिए, सबसे पहले लिखिए, डेट लिखिए। मैं छुट्टी के दिन भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग का नॉलेज इंक्रीज करें। आप लोग के रिक्वेस्ट पर आज का डेट लिख लीजिए, 19 तारीख, है ना, 19 मार्च 2022। और आपका सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, है ना। सब्जेक्ट क्या है? अकाउंटेंसी है। हम्म, और ये क्लास 12 का है, और क्लास 12 ठीक है। और इसको पढ़ सकते हैं, जैक बोर्ड के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, और सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। और मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, है ना, एंड सी बी एस ई बोर्ड, सभी स्टूडेंट्स को पढ़ सकते हैं। टॉपिक क्या रहेगा उसको भी लिखिए। लिखिए कॉमन साइज, है ना, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। चलिए, और मैं अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और फोन नंबर भी लिख दे रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर तो मालूम ही है आपको ना, इसमें भी व्हाट्सएप ज्यादा मैं इसको देखता हूँ, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है ना। कोई मिस्टेक होगा तो लिख दीजिएगा, तो करेक्शन कर देंगे, ठीक है। ठीक है, यूट्यूब चैनल तो जानते हैं, DR-MD.REHN। मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे पढ़ सके। और आइकन बेल को दबाइए, ताकि मेरा हर बनाए हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, चलिए अब लिखना स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा कुछ कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का मीनिंग लिख लीजिए, है ना, मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट का मतलब लिखिए। देखिए, चलिए, मीनिंग, पहला टॉपिक क्या है? मीनिंग, मीनिंग, है ना, ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो क्या मीनिंग लिखिएगा, तो सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला मैं बता रहा हूँ, मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा लिख ही देते हैं। अब ये मैं लिखता हूँ उसको ना, ये एक आध दो लाइन लिख रहा हूँ, उसको लिखिएगा। हाँ, देखिए, कॉमन साइज, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स आर those statements, are those statements
in which individual figures are con- converted into re- percentage percentages to some common base. Full stop. Percentage of each in देखिएगा percentage of percentage of each individual each individual item each individual item shows its relation its relation to its respective total इसके बाद इसको लिखिए this type of analysis is called this type of analysis is called vertical analysis. वर्टिकल याद रखिएगा, वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। देखिए सिंस each accounting variable is analyzed vertically. इसलिए कॉमन से ही लिख देते हैं, कॉमन साइज statements may be prepared for balance sheet as well as statement of profit loss. ठीक है, ये मैंने आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट का जो 4 लाइन लिखा क्या मीनिंग होता है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर दो स्टेटमेंट्स इन विच इंडिविजुअल फिगर, देखिए इंडिविजुअल फिगर को कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेज में, है ना, एक कॉमन बेस मानकर, है ना, ठीक है। सम परसेंटेज है ना, लिखा हुआ कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेस, परसेंटेज ऑफ विच इंडिविजुअल आइटम shows its relation to its respective total. This type of analysis is called vertical analysis since each counting variable is analyzed vertically. सबको एनालाइज किया जाता है। और उसके बाद मैंने लिखा है कॉमन साइज स्टेटमेंट में बी प्रिपेयर्ड फॉर बैलेंस शीट एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ ना, ये इसको देखिए, इसको कहाँ से कहाँ तक लिखे, ठीक है। देखिए मीनिंग को हम यहाँ पर से एक अंडरलाइन कर देते, ठीक है। इसको मैंने लिखा मीनिंग को, देखिए ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, अच्छा नहीं लग देखने में, ठीक है। मीनिंग को कहाँ से कहाँ तक लिखा है, तो ये थोड़ा सा मीनिंग को मैंने लिख दिया है
स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बढ़ाना होगा, है ना। देखिए ये जो है ना, यहाँ तक उसका मीनिंग है। अब मैं आपको, ये हो गया, ठीक है, ये मीनिंग हो गया। चलिए अब इसके बाद आपको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस जगह पर, ठीक है। कॉमन साइज, नेक्स्ट मैं हेडिंग लिखना चाह रहा हूँ, कॉमन कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स कंप्राइज कॉमन साइज स्टेटमेंट कंप्राइज, लिखिए क्या कंप्राइज करता है, तो बताइए। कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, फॉलोइंग आइटम्स, लिखिए आइटम्स क्या किस किस आइटम्स को कंप्राइज, तुलना करता है। देखिए यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, तो कौन कौन सा इसको ये कंप्राइज करता है, तो पहला लिखिए, पहला है, देखिए एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ठीक है, फिगर्स, एब्सोल्यूट फिगर्स, एब्सोल्यूट फिगर्स ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल आइटम्स, आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है। फॉर टू और मोर, टू और मोर सक्सेसिव पीरियड्स, देखिए सक्सेसिव पीरियड्स, है ना। एक तो ये होता है एब्सोल्यूट फिगर्स ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ टू और मोर सक्सेसिव पीरियड्स, दो या दो से अधिक, है ना, बैलेंस शीट का जो फिगर्स होता है उसको इंडिविजुअली तुलना करना, ठीक है। नेक्स्ट परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ सम कॉमन बेस, सम percentage of some common base, some common base, है ना। percentage of some common base, normally normally the figures of figures of revenue from operations, revenue from, revenue from, एक मिनट, यह फिगर्स का स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। फिगर्स ऑफ रेवेन्यू, फिर से दोबारा मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मली ये भी गलत है, नॉर्मली का स्पेलिंग गलत है, सही कर लीजिए। फिर से लिख दे रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ सम, ठीक है, लिखिए परसेंटेज ऑफ सम कॉमन बेस,
ठीक है, कॉमन बेस। ठीक है, चलिए अब इसको लिखिए। नॉर्मली NORMALLY, नॉर्मली the figures of revenue from operations, लिखिए revenue from operations is taken as a base for the statement of profit and loss. Profit and loss items. Profit and loss items and the total assets. ASS, it is assets or equity. Assets or equity. इक्विटी लिख रहे हैं ना आप लोग? इक्विटी का स्पेलिंग क्या होगा? EQUUITY, इक्विटी। एंड लायबिलिटीज, liabilities is taken as base। ठीक है, is taken as base। चलिए यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, इसको लिख भी लिए होंगे। फॉर द बैलेंस शीट आइटम, फॉर द बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट आइटम्स। ठीक है, फॉर द बैलेंस शीट आइटम्स। ओके, क्या लिखा मैंने? प्रिपरेशन ऑफ सम कॉमन बेस। Normally, the figures of revenue from operation is taken as a base for the statement of profit and loss items, and the total assets or equity liabilities is taken as base for the balance sheet items। ठीक है, लिख दिए। और अब एक और थोड़ा सा थ्योरी लिख लीजिए। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ताकि आप जो है ये बॉक्स में ये यहाँ तक खत्म हो रहा है। ठीक है, और ये का इसका बॉक्स यहाँ तक देखिए। चलिए इस अलग अलग कर दिया। एक अलग बॉक्स बना दिए, इसको मिला भी दिए इस बॉक्स में, ये उसका अलग बॉक्स हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिखना चाहता हूँ कि कॉमन साइज स्टेटमेंट का यूटिलिटी क्या है। ठीक है, उसको कुछ पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए यहाँ पर पर्पस, ऑफ, पर्पस और यूटिलिटी कर दीजिए, और यूटिलिटी ऑफ कॉमन, पर्पस और यूटिलिटी ऑफ कॉमन साइज, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। क्या पर्पस है इसको बताइए? कुछ पर्पस होगा। देखिए इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। देखिए
अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पर्पस लिखिएगा, पहला पर्पस, पहला पर्पस लिख दीजिएगा, टू प्रेजेंट, टू प्रेजेंट द change in various items in relation, in relation to revenue from operations, to revenue from operations, ठीक है, कॉमा टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा पर्पस जो है, दूसरा पर्पस देखिए, टू एस्टैब्लिश, ES, टू एस्टैब्लिश, टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप। तीसरा लिख दीजिएगा, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड फॉर ए कॉमन बेस, कॉमन बेस, बेस फॉर कंपैरिजन। ये आपका 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ तक तो लिख दिया, मैं मिटाऊंगा, इसको उतार लीजिए जल्दी से। ये कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का यूटिलिटी क्या है। अब मैं आपको इसके बाद जो पढ़ाऊंगा, बताने जा रहा हूँ, वो है कि कॉमन साइज बैलेंस शीट का प्रिपरेशन कैसे होता है ना, उसका मीनिंग क्या है। तो एक आध दो लाइन लिखिए, उसका मीनिंग को भी लिखिए, कॉमन साइज बैलेंस शीट का मीनिंग। मैं पहले इसको मिटा देता, आप देखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, हाँ, ठीक है। इस ब्लॉक को मैं मिटा दे रहा हूँ और उतारिए आप लोग, लिखिए मीनिंग। टॉपिक मेरा यही है, मीनिंग ऑफ, मीनिंग, मीनिंग ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट है ना। मीनिंग ऑफ कॉमन साइज बैलेंस क्या होता है, पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। तो बता दीजिएगा मीनिंग ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या मीनिंग होता है। तो लिखिए, आंदोलन लिखिए, लिखिए ए कॉमन साइज बैलेंस शीट, ए कॉमन साइज बैलेंस शीट, a common size balance sheet is a statement, is a statement, is a statement, in which, in which, in which total, total of assets or equity and and liabilities, liabilities is assumed, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा is assumed
to be equal to 100. Okay. And all the figures are expressed as percentage of the total. In other words, each assets is expressed as percentage. As percentage ना to total assets. ठीक है. And each item of equity and liability is expressed as percentage to total equity इसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ, दिखलाई नहीं देगा ना आप लोगों को. टू टोटल इक्विटी, ठीक है, एंड लाइबिलिटीज. देखिए इसका जब फॉर्मेट बना होगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा. इसको पहले लिख लीजिए आपको. ठीक है, ये हुई आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट का मीनिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, कॉमन साइज बैलेंस शीट का क्या मीनिंग है? कॉमन साइज बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट in which total of assets or equity and liabilities is assumed to be equal to 100 and all the figures are expressed as percentage of the total. In other words, each assets is expressed as percentage to total assets and each items of equity and liabilities is expressed as percentage to total equity and liabilities. ठीक है, अब आपको चलिए इसको मैं मिटाता हूं ऊपर वाले को. हाँ, ठीक है, इसको उतारिए आप लोग. इसको तो उतार दिए होंगे, ठीक है ना. चलिए स्टूडेंट्स उतार लिए. ठीक है, अब इसका क्या पर्पस है, कॉमन साइज बैलेंस शीट का क्या यूटिलिटी है, उसको थोड़ा सा लिख देते हैं. तो यहाँ पर हेडिंग हुआ पर्पस, PURPOS, पर्पस और यूटिलिटी ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट. साइज बैलेंस शीट, स्पेलिंग सही से है. कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या पर्पस है, आप बताइएगा ना क्या पर्पस है. चलिए तो पहला पर्पस को लिखिए. पहला पर्पस, ठीक है, टू एनालाइज changes in to analyze changes in individual
items of balance sheet of balance sheet, ठीक है, ऑफ बैलेंस शीट। एक तो ये हो गया पर्पस, टू एनालाइज चेंजेस इन इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट दूसरा वाला पॉइंट, टू लिखिए। टू एस्टेब्लिश, टू एस्टेब्लिश, ESTAB यहाँ पर एन की जगह, एस्टेब्लिश, टू एस्टेब्लिश द ट्रेंड इन वेरियस आइटम्स, इन वेरियस आइटम्स of assets and liabilities, liabilities। नेक्स्ट में लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, टू assesses the financial strategy, financial strategy, STRATEGY, strategy adopted different enterprises belonging to the same industry, industry, और एक पर्पस और लिख लीजिए आप, चौथा नंबर पर्पस, टू जज, the relative financial soundness for different enterprises belonging की स्पेलिंग BELO हुआ, belonging to the same industry by preparing their common size balance sheet, B/S, for different periods, or different figures, or different periods,
और डिफरेंट पीरियड्स। ठीक है, ये लिख दिया है उसका यूटिलिटी। क्या क्या लिखा, थर्ड पॉइंट क्या लिखा था? पहला पहला पर्पस क्या है? टू एनालाइज चेंजेस इन इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। दूसरा, टू एस्टैब्लिश द ट्रेंड इन वेरियस आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? टू एसेस द फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी एडोप्टेड बाय डिफरेंट इंटरप्राइजेज बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री। और फोर्थ में लिखा हुआ है टू judge the relative financial soundness for different enterprises belonging to some same industry by pairing their common size balance sheet for different periods। है ना, जो लाइन में लिखा हुआ डिफरेंट पीरियड्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद का जो नेक्स्ट हेडिंग होगा, फॉर्म ऑफ ए कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, फॉर्म ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो थोड़ा सा मैं मिटाना चाहता हूँ, इसको तो लिख लिए होंगे, चलिए इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब उसको नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसमें तुरंत लिखे हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोबारा, फॉर्म ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। टॉपिक क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर्म, FORM, फॉर्म ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? तो पहला क्या लिखिएगा, फॉर्म ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट में लिखिए पहला, पहला नंबर वन लिखिए, नंबर वन, नंबर वन में लिखिए। अरे इसको ऐसा लिखिए आप, द फॉर्म ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है, कंसिस्ट्स कंसिस्ट्स ऑफ 5 कॉलम्स। कितने कॉलम होंगे? 5 कॉलम्स। ठीक है, 5 कॉलम्स। ठीक है, 5 कॉलम्स। लिखिए, पहला कॉलम क्या होगा? तो पहला कॉलम को लिखिए, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम जो बनाइएगा, फर्स्ट कॉलम फॉर आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, ऑफ बैलेंस शीट, पहला कॉलम और आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। पहला कॉलम क्या रहेगा? फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा? फर्स्ट कॉलम्स फॉर आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के आइटम्स को लिखना है, जैसे कि बैलेंस शीट के क्या क्या आइटम्स होते हैं इसमें बताया गया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज रहेगा और दूसरा एसेट्स रहेगा, है ना? ठीक है ना, दूसरा कॉलम मैंने, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है शेयर होल्डर फंड्स आता है। शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता है बाबू? शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा जो आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज भी दो प्रकार का होगा, एक लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स होगा, एक लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होगी। और तीसरा है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में भी 4 तरह का होंगे, एक शॉर्ट टर्म ब्रोइंग्स होगा, एक ट्रेड पेबल्स होगा, एक अदर करंट लायबिलिटीज होगा और एक शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होगा। इसको टोटल कर दीजिएगा 100 करके, जो मैंने बताया। एसेट्स के बारे में भी दो तरह का है एसेट्स, एक नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स भी दो तरह का होगा, एक फिक्स्ड एसेट्स होगा। फिक्स्ड एसेट्स भी दो तरह का होगा,
एक टेंजेबल एसेट्स होगा और एक इंटेंजिबल एसेट्स होगा। और बी में लिख दीजिएगा, इसी में एसेट्स का जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है, एक लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होता है। करंट एसेट्स के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कितने प्रकार के होंगे। जैसे ए में लिखिए करंट इन्वेस्टमेंट लिखिए, इन्वेंट्रीज लिखिए, ट्रेड रिसीवेबल्स लिखिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखिए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। इसको मैं फॉर्मेट पर लिख दूंगा, ओके, थोड़ा स्पीड बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट में आइए। ये तो एक हो गया। दूसरा फॉर्मेट क्या रहेगा? दूसरा दूसरा जो टॉपिक रहेगा उसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा लिखिए। दूसरा लिखिएगा सेकेंड कॉलम्स। इसको ध्यान रखिए, सेकेंड कॉलम फॉर अमाउंट, फॉर अमाउंट्स ऑफ different items, different items of assets and of previous years, previous years बैलेंस शीट। ठीक है, दो पॉइंट हो गया ना। सेकेंड कॉलम्स फॉर अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड इक्विटी एंड लायबिलिटीज प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट, ठीक है। थर्ड कॉलम लिखिए, एक दो हो गया, या थर्ड लिख सकते, थर्ड नंबर, थर्ड में लिखिए। थर्ड कॉलम, थर्ड COLOUM, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम फॉर amounts of different amounts of third columns for amounts of different items of assets and, ठीक है, equity and liabilities. Third column for amounts of different items of assets and equity and liabilities, ठीक है, equity and liabilities of current year's balance sheet, of current year's V/S, V/S मतलब करंट ईयर बैलेंस शीट, ठीक है। बी फॉर बैलेंस, एस फॉर शीट, करंट ईयर बैलेंस शीट। थर्ड कॉलम जो बनेगा, है ना, एक तो प्रीवियस ईयर का बनेगा और एक करंट ईयर का बनेगा। जो एब्सोल्यूट अमाउंट लिखेंगे तो पहला कॉलम तो होगा उसमें कि बैलेंस शीट का आइटम से उसको उतारिएगा। सेकेंड कॉलम जो रहेगा, सेकेंड कॉलम फॉर अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ प्रीवियस बैलेंस शीट का, एक प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का आइटम लिखिएगा, और थर्ड कॉलम में करंट ईयर का जो बैलेंस शीट का आइटम उसको लिखिएगा, सीधा बात। फॉर्मेट पर बहुत जल्दी समझ जाइएगा, उसको लिख लीजिए। अब फोर्थ कॉलम जो बनाइएगा ना, परसेंटेज के लिए बनाइए, लिख देते हैं फोर्थ कॉलम को भी। फोर्थ कॉलम को लिख देते हैं, क्या कीजिएगा, फोर्थ कॉलम लिख दीजिए। फोर्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम, है ना, फॉर परसेंटेज, फॉर
percentage. Fourth column for percentage of different items of previous and equity and liabilities. Equity and liabilities to total assets oblique liabilities of previous year which are taken as ठीक है 5 नंबर लिखिए फिफ्थ कॉलम fifth column for percentage fifth column for परसेंटेज बताना है। अब इसके बाद फॉर्मेट बताएंगे, ध्यान से सब लिख लीजिएगा, परसेंटेज को समझ। फिफ्थ कॉलम फॉर परसेंटेज क्या है? परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइटम्स of different items of current year's assets of current year's assets and liabilities to total assets oblique liabilities of current years ठीक है, इसको लिख लिए स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट लिख लिए ना? अब स्टूडेंट मैं जो लिखा हूं कि कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्म, उसी को मैं प्रैक्टिकल बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे मिटा रहा हूँ, आप उतार लिए होंगे ना? ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सही से नोट तैयार हो गया। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो कॉपी में ड्रॉ करने के लिए तैयार रहिए आप लोग। कैसे? ये 4 कॉलम है, चलिए मैं जो लिखा हूँ उसको समझाना चाहता हूँ। 1 2 3 4, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, इसको देखिए, लाइन खींच रहा हूँ, देखिए ये लाइन हो गया, ठीक है।
और इसको और कर दीजिए, ठीक है। और इसको एक बड़ा से पहला कॉलम क्या बताए थे, फर्स्ट, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, समझ गया, क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम, नीचे और जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। और उसके बाद है नोट नंबर, एक लिख दीजिए, नोट नंबर, नोट नंबर हो गया, ठीक है, ये नोट नंबर हो गया। उसके बाद देखिए इसको दो भाग में बांट दीजिए, इसको दो भाग में बांटिए ऐसे, ठीक है, जैसे मैं सिखला रहा हूँ वैसे बनाइएगा, है ना। तो फिर यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए ऐसे, लाइन खींचिए, आप देखिए कैसे कैसे मैं लाइन खींच रहा हूँ। और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप मजबूत बनिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ इसको भी दो भाग में बांट दीजिए, इसको भी दो भाग में बांट दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे बांटिए। पहले यहाँ लिखिए आप पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, लिखिए पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखिए नोट नंबर, लिखिएगा नोट, नोट नंबर, ठीक है। और यहाँ लिखिएगा एब्सोल्यूट अमाउंट, है ना, क्या लिखिएगा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ABSO LUT है, एल के यहाँ पर यू छूटा हुआ है, यू, एब्सोल्यूट अमाउंट्स, एब्सोल्यूट अमाउंट्स, लिखिए प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, ठीक है, बैलेंस शीट, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट जगह नहीं मिल रहा है टोटल लिखने के लिए, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, टोटल यहाँ पर कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा परसेंट, टोटल, ठीक है, टोटल, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। उसके बाद आपको इसको दो कॉलम में करना होगा, इसको भी दो कॉलम बनाइए, जो एब्सोल्यूट अमाउंट है उसका भी दो कॉलम, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर, याद रहेगा ना, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। चलिए इसको थोड़ा सा थोड़ा बड़ा बड़ा आप लोग बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे कि प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर, तो जैसे कि मैं बना रहा हूँ, ठीक है, 31/3/20, है ना, 31/3/20, और यहाँ कर रहा हूँ 31/3/21, 20-21 का एग्जाम्पल लिया, उसी प्रकार यहाँ भी इसको बताइएगा, है ना, 31/3/20, और यहाँ बताइएगा 31/3/21, ठीक है। तो ये जो होगा ये परसेंटेज में एक्सप्रेस होगा, ये परसेंटेज में एक्सप्रेस होगा, ये भी परसेंटेज में एक्सप्रेस होगा, ठीक है। और यहाँ पर रुपीस, रुपीस का सिंबल, यहाँ भी रुपीस का सिंबल, ठीक है। ठीक है, किसका ये फॉर्मेट है, तो सुनोगे, फॉर्मेट जो है ये कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये ऊपर में मैं लिख दे रहा हूँ, इसका फॉर्मेट है, तो लिखोगे ऊपर में फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट, क्या लिखोगे, फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट लिखो, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है।
तुमको लिखना होगा यहाँ पर कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट। कब से कब तक बना रहे इसको भी बता दीजिए, है ना। एज एट, ठीक है, 31/3, है ना, 31/3/20, सॉरी 20 कीजिए, एंड है ना, 31/3/20 कीजिए और 2021 जैसे बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं आएगा ना, 31 मार्च 2020 हुआ और 31 मार्च 2021, ठीक है। रुपीज लिखने का भी जो तरीका है ना, वो आर जो खा लिखते हैं उसको आधा काट दीजिए, ये रुपीज ऐसा नहीं लिखिएगा एग्जाम में, अभी नया सिंबल आया, ठीक है ना, रुपीज निकले का। तो पहला लिखिएगा आप यहाँ पर, क्या लिखिएगा, तो यहाँ लिखिएगा इक्विटी, क्या लिखिएगा, इक्विटी, है ना, एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब आपको देखना होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा आइटम, उसको लिखिए। तो सबसे पहला आइटम जो है, यही जो एक नंबर में बता रहा, फर्स्ट कॉलम फॉर आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का आइटम्स को लिखना है। तो बैलेंस शीट का आइटम्स क्या क्या है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। तो उसमें लिखिएगा जैसे कि एक नंबर में डालिए, एक नंबर में क्या डालिएगा, ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है, क्या डालिएगा, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में क्या लिखिएगा, तो आप लिखिए यहाँ पर, ये उतार लिए ना स्टूडेंट्स, मिटा दे रहा हूँ, गंदा लग रहा है, उतार लिए, छोड़, चलिए अब इसको थोड़ा सा कॉलम बड़ा करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट थोड़ा सा इसको कॉलम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ, कॉलम बड़ा कर रहे हैं। ये आपका बड़ा कॉलम हो गया। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तो हो रहा है। चलिए आप लोग बढ़िया से सीधा सीधा लाइन खींचिएगा, मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं है। आप लोग एग्जाम में स्ट्रेट लाइन स्केल से खींचिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम तो है कि आप लोग स्केल इस्तेमाल ही नहीं करते। अच्छा, चलिए मैं खींच दिया, ओके। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। ठीक है, चलिए इक्विटी एंड शेयर होल्डर फंड से क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आएंगे, तो आप लिखोगे शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आएगा, लिखो, पहला ए, शेयर होल्डर फंड्स में क्या आएगा, तो लिखना शेयर कैपिटल, क्या लिखना है, शेयर कैपिटल, पहला शेयर कैपिटल, है ना, और शेयर कैपिटल हो गया एक, और दूसरा लिख देना बी, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है ना। तो दो शेयर कैपिटल, तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, प्रीवियस ईयर यहाँ कौन है, 31 मार्च 2020 है,
और करंट ईयर कौन है, 31 मार्च 2021 है। तो इसका अमाउंट को लिख दीजिए, ठीक है, इसका अमाउंट को लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसका अमाउंट को लिख दीजिए। और परसेंटेज में जो चेक परिवर्तन हुआ उसको लिख दीजिए, उसको बताया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात ना? ठीक है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट लिखिए। ठीक है, चलिए, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। नंबर 2 में लिखिएगा, ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज, पहला कॉलम जो था ना, फर्स्ट कॉलम फॉर आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में क्या आएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नंबर 2 लिखिए, नंबर 2, नंबर 2 लिखिए, नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या लिखिएगा, ए लिखिएगा, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स, क्या लिखिएगा, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स, बी ओ डबल आर ओ डब्ल्यू आई एन जी एस, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स। दूसरा लिख दीजिएगा बी में, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, समझ में आया बात? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएगा और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा, ठीक है। सारे स्टूडेंट लिख रहे हैं ना? चलिए, चलिए, हम्म चलिए, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी हो गया, एक शेयर होल्डर फंड हो गया, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गया। और तीसरा क्या आएगा, जल्दी बताइए। तीसरा जो आएगा वो है आपका करेंट लाइबिलिटीज, क्या आएगा, करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या लिखिएगा, कौन कौन सा मेन हेडिंग हो गया, करंट लाइबिलिटीज, इसके अंदर में क्या आएगा तो उसको लिखिए। देखिए, शॉर्ट टर्म ब्रोइंग्स, शॉर्ट टर्म ब्रोइंग्स, शॉर्ट टर्म ब्रोइंग्स, बी लिखिए, शॉर्ट टर्म ब्रोइंग्स, ठीक है। देखिए उसके बाद ट्रेड पेबल्स, ट्रेड, ट्रेड पेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सी नंबर में, अदर करेंट लाइबिलिटीज, अदर करेंट लाइबिलिटीज। और डी नंबर में लिखिए, डी नंबर में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस।
ठीक है। टोटल, अब टोटल कर दीजिए। यहाँ पर 100 कीजिएगा, ठीक है। यहाँ 100 रहेगा और यहाँ भी 100 रहेगा, क्योंकि 100 लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें ये आपका हो गया एक बैलेंस शीट का जो आइटम्स हो गया, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सब बना दिए। अब आप लोग इसको उतार लीजिए बढ़िया से, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब आप लोग लिखिए चलिए नेक्स्ट में आप लिखिए, अब एसेट्स है, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। एसेट्स लिखिए, चलिए अब लिखिए यहाँ पर आप लोग एसेट्स। सेकंड जो है, पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या आता है डिटेल से समझा दिए। अब लिखिए आप लोग एसेट्स। एसेट्स, अब एसेट्स में आप लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एसेट्स में क्या लिखिएगा, पहला लिखिएगा ये नॉन करेंट एसेट्स। पहला क्या लिखिएगा, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। अब नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आएगा उसको लिखिए। नॉन करेंट एसेट्स में एक फिक्स्ड एसेट्स आएगा। क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। इसको ए डालिए, क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स भी दो तरह का होगा, एक टेंजिबल होगा और एक इनटेंजिबल होगा, तो उसको लिखना जरूरी है। फिक्स्ड एसेट्स भी दो तरह का होगा, एक नॉन एक 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 टेंजिबल होगा और एक इनटेंजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वन डाल रहे हैं, एक होगा टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, ठीक है ना, जैसे लिखा हो टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स होगा और एक क्या होगा, इनटेंजिबल होगा। इन INTAN, टेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स होगा और दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स होगा, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट्स में एक टेंजिबल होगा एक इनटेंजिबल होगा, इसी का बी लिखिए। नॉन करेंट एसेट्स में पहला फिक्स्ड एसेट लिखिए, फिर लिखिए बी नंबर में नॉन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। लिखिए लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड एडवांसेस, ठीक है। चलिए
तो इस तरह से नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या लिखाएगा, एक फिक्स एसेट लिखाएगा, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखाएगा, तीसरा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिखाएगा। अब ये करंट एसेट्स लिखाएगा, करंट एसेट्स, ठीक है। इसमें दो लिखाएगा, एक देखिए करेंट, करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स को लिख दीजिए। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, देखिए पहला जैसे कि ए क्या आएगा, तो करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। बी आएगा, है ना, इन्वेंट्रीज, इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज। सी है ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। और क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा मिटाना चाहता हूँ, कर लो अलग को, हाँ, ठीक है। यहाँ से ये लाइन भी मैं मिटा देना, ठीक है, इसको बाद में करेक्शन कर देंगे, ठीक है। फिर क्या आएगा, डी नंबर में, डी नंबर में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर क्या आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स, जगह तो नहीं है, मिटाना पड़ेगा, लिख लिए स्टूडेंट आप लोग। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पर मैं जैसे ट्रेड रिसीवेबल लिख दिया, ठीक है, और समझ लो थोड़ा सा मैं यहाँ पर जगह नहीं हो रहा, उसको शिफ्ट कर दे रहा हूँ दूसरी जगह, हाँ। मिटा के लिखते तो आप लोग को दिक्कत होगा, इसलिए थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर हम डी के बाद दो ठो और आइटम छूटा हुआ है मेरा, जो कि हम बाद में लिख देंगे इधर। इसी तरह इसे यहाँ बैठा बैठा देना, ठीक है, यहाँ टोटल लिख देना, टोटल, टोटल यहाँ लिख दो, और यहाँ लिख दो अमाउंट, ठीक है, यहाँ कर दो, यहाँ लिख दो 100, यानी जोड़ उसका 100 होना चाहिए, इसका मतलब यही हुआ, परसेंटेज का जोड़ निकलेगा ना, वो 100 होना चाहिए, इसका जोड़ कितना होना चाहिए, 100, ठीक है। अब देखो, देखिए देखो, करंट एसेट्स में क्या आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसका सी ई नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है, आप लोग वहां पर समझिए, शॉर्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और है एक अदर, अदर करेंट एसेट्स, अदर करेंट एसेट्स, अदर करेंट एसेट्स, ठीक है।
समझ में आ गया स्टूडेंट? तो इस तरह से कॉमन साइज बैलेंस शीट मैंने आपको टोटल लिखवाया, ठीक है। और आप लोग बना भी सकते हैं, इसको उतार लीजिए। इसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का एक वीडियो बनाऊंगा, उससे जल्दी समझ में आएगा। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ उसका कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का मीनिंग को बताया, और उसका क्या पर्पस होता है, और कॉमन साइज बैलेंस शीट का मीनिंग को बताया, और उसका फॉर्मेट कैसे तैयार किया तो वो बताया, यूटिलिटी को बताया। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे इसी फॉर्मेट को प्रूव करेंगे, कैसे 100 कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट बढ़िया से इसको उतारिए, और अच्छा से अच्छा नंबर लाइए भाई एग्जाम में। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।